Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we are going to discuss about recombinant DNA technology. Recombinant DNA टेक्नोलॉजी का मतलब रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसी डीएनए की टेक्नोलॉजी है जिसमें डीएनए जो कि डिफरेंट सोर्सेस से होते हैं उसको कंबाइन कर देना। इसको क्यों कंबाइन किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से इसके अंदर टूल्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया। इसके साथ अगर इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जीन्स की क्लोनिंग रिक्वायर्ड हो तो इन विवो मेथड यूज़ किया जाता है विद इन अ बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ होगा। जो मेन एडवांटेज है इसमें इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर ना सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन की जा सकती हैं बल्कि उसका जो प्रोडक्ट्स है उसको भी हासिल किया जाता है। इसके स्टेप्स हैं सिलेक्शन आइसोलेशन द जीन, इंसर्शन इन अ सूटेबल वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन सूटेबल होस्ट बाय रिकम्बिनेंट डीएनए। इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं 5 टूल्स हैं या 5 बेसिक जिनको डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसकी आगे हर एक स्लाइड के अंदर डिफरेंट डिस्कशन है। मोलेकुलर सीजर्स, मोलेकुलर कैरियर वेक्टर्स, मोलेकुलर ग्लू, एक्सप्रेशन सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो जिस जीन को हम क्लोन करना चाहते हैं, जो हमारी मर्जी के मुताबिक होता है, जिससे कोई ना कोई हमने प्रोडक्ट्स लेनी होती है। किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब क्लोन करना होता है उसको आखिर उस जीन को लिया कहाँ से जाएगा। इसके 3 डिफरेंट वेज हैं, मोड्स हैं जिसके ज़रिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस, कि जीन्स को लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किया जाए। इसको सिंथेसाइज करने के लिए स्पेसिफिक मशीन को यूज़ किया जाता है। इन मशीन्स के अंदर किसी भी डीएनए की टेम्पलेट को नहीं रखा जाता। ये इसमें मशीन्स को ऑटोमेटिकली वो उसका सीक्वेंस के मुताबिक वो जीन को बना दिया जाता है। ये इतना एक्सपेंसिव मेथड है जिसको यूज़ नहीं किया जाता, फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर तब यूज़ किया जाता है अगर जीन्स की लेंथ बहुत छोटी हो तो तब इसको यूज़ किया जा सकता है। सिंथेसिस फॉर द मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर मैसेंजर आरएनए से दोबारा डीएनए का बन जाना हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए जो इस प्रोसेस को रिवर्सल कर दें या रिवर्सल का सबब बने। उनको हम नाम दे देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो उसमें से एंजाइम्स होंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का नाम दे दिया जाता है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है नेचुरली पाए जाते हैं रेट्रोवायरसेस के अंदर, जो ट्यूमर काजिंग वायरसेस इसमें होते हैं। इस प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बन जाना इसको सी डीएनए और कंप्लीमेंट्री डीएनए का नेम दे दिया जाता है। तीसरा और जो वेल नोन मेथड जो है इसको हम कहते हैं क्लीव फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए। ऐसा डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, डेफिनेट उसके अंदर वो जीन मौजूद होगा। उस जीन्स को क्रोमोसोमल डीएनए से कट करने के बाद अलहदा कर लिया जाता है। इसको कट करने के लिए स्पेसिफाइड एंजाइम्स यूज होते हैं। उन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम दे दिया जाता है। जिसमें से दूसरा इसमें से मेथड है जिसका दूसरा टूल है मोलेकुलर सीजर और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स को सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डिस्कवर हुआ हैमिल्टन ओ स्मिथ ने 1970 में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में उसमें से डिस्कवर किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब आज तक सो फार 400 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं। ये हमारी बुक्स की वर्डिंग है जो कि 2003 में पब्लिश हुई थी, अभी तक वही सेम स्टेटमेंट के साथ चल रही है। नेचुरली फाउंड इन द बैक्टीरिया, यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर अपने होस्ट के अंदर ये डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं? ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जो बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करते हैं, यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर वायरल डीएनए या बैक्टीरियोफेज डीएनए की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको चॉप अप कर देंगे, उसको पीसेस में कट कर देंगे ताकि उस बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज के हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सके। अब इन एंजाइम की स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शन क्लीविंग साइट्स होती हैं
जिसको रिकग्निशन साइट का नाम भी दिया जाता है या रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। हर जगह के ऊपर ये एंजाइम अटैच नहीं हो सकते, जहाँ पर ये अटैच होते हैं उसको क्लीवेज साइट या उसके रिस्ट्रिक्शन साइट का नाम दे दिया जाता है। ये इन साइट्स के अंदर एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस पाया जाता है, दैट सीक्वेंस नेम्स एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इनको भी बताऊंगा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। अब ये रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं ये करते क्या है, ये डीएनए की जो अपराइट्स होते हैं, जो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती हैं या डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करेंगे। क्या कट करेंगे, उन दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना होगा उसको कट कर देंगे। दिस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों डीएनए की डुप्लेक्स को कट करेंगे और इसके साथ तो ये क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये बैक्टीरिया के अपने जीनोम अपने डीएनए को कट क्यों नहीं करते। नेचर ने हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ एक और एंजाइम भी पैदा किया। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना मॉडिफिकेशन एंजाइम होता है। जो वो मॉडिफिकेशन एंजाइम जो होगा ये होस्ट के डीएनए को मॉडिफाई करेगा, कि यानी होस्ट के डीएनए की जो पोटेंशियल क्लीवेज साइट्स है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने अटैच होना होता है और होस्ट के डीएनए को वहाँ से कट कर सकता है, वहाँ पर मॉडिफिकेशन एंजाइम मिथाइलेशन कर देता है, यानी 1 और 2 बेसिस के ऊपर उसमें से मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देता है। दैट्स वाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बाइंडिंग साइट होस्ट के डीएनए से ख़त्म हो जाती हैं। ये होस्ट के क्लीविंग साइट के ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। जब ये अटैच नहीं हो पाएगा तो ये होस्ट का डीएनए चॉप अप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कैसे बचेगा, ड्यू टू द मिथाइलेशन बाय द मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। अब इसमें क्या करेगा, यही रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करेंगे उसमें से छोटे छोटे डीएनए के पीसेस बन जाएंगे। दोज पीसेस ऑफ डीएनए टर्म्स एज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, उसको रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स का नाम दे दिया जाता है। एक मिसकंसेप्शन है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, व्हाट इज व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एंडोन्यूक्लियस एंड द एक्सोन्यूक्लियस। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं लिया जाता है ऐसा डीएनए जो सेल के अंदर डीएनए को कट करे एंडोन्यूक्लियस है, जो सेल से बाहर कट करे एक्सोन्यूक्लियस, नेवर। इसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये लिया जाता है, ये इसके डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट भी करने की कोशिश की, दिस इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एक्सीजन जिसमें से होगी, इसमें क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो कट करेगा एक्साइज एट द टर्मिनल एंड्स, टर्मिनल एंड जो है उसको कट करेगा, डीएनए के सेंट्रल पीस से कट नहीं करेगा। देखिए ये ऐसी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यहाँ से इसने टर्मिनल पार्ट से कट किया, इसे टर्मिनल पार्ट के ऊपर कट करने की वजह से इसको एक्सोन्यूक्लियस का नाम दे दिया। अगर यही एंजाइम्स हैं, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर ये डीएनए को एक्साइज करते हैं, कट करते हैं, ये उसके इंसिजन करते हैं बिटवीन द टर्मिनल एंड्स, यानी सेंटर ऑफ डीएनए से कट करते हैं, तो इसको हम एंडोन्यूक्लियस का नाम देते हैं। दिस इज द वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन द एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब इसमें से नेक्स्ट इसका स्टेप्स है मोलेकुलर सीजर्स। तो मोलेकुलर सीजर्स क्या होती हैं? मोलेकुलर सीजर बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड द मोलेकुलर सीजर्स। कुछ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका। ये जो मोलेकुलर सीजर इसमें से होगा, इसमें से ये किसको कट करते हैं, दे रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इनिशियली आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल व्हाट इज मेंट बाय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स के अंदर पाया जाने वाला 4 to 8 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। When we read it from 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, इसको रीड किया जाता है 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। जब इस सीक्वेंस को रीड किया जाता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस सीक्वेंस एक जैसा ही होता है। यानी फॉरवर्ड रीड करें तब भी सीक्वेंस वही है, अगर बैकवर्ड रीड करें तब भी सीक्वेंस वही है। ये रीड हमने 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करना है। यू नो डीएनए के स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती हैं, एक को फॉरवर्ड करेंगे तब भी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का वही आएगा, बैकवर्ड रीड करेंगे तब भी सीक्वेंस वही आएगा। ये हमारी ये फेडरल की बुक्स में दिया हुआ है कि इसमें से 4 to 8 बेस पेयर्स हैं
और हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में दिया होगा ये 6 बेस पेयर्स हैं। और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जब इसको कट करेंगे, कट करने के बाद दो तरह के एंड पर रिड्यूस करते हैं। एक उसमें से जिसको हम कहते हैं स्टैगर्ड एंड, दूसरे को नेम दे दिया जाता है ब्लंट एंड का। यानी कट तो करना है उन्होंने, ये इसी रिस्ट्रिक्शन साइट को कट करेंगे, इसी प्लेंडोमिक सीक्वेंस को कट करेंगे। लेकिन रिवर्स, ये प्लेंडोमिक सीक्वेंस को जब कट करेंगे तो उस कट करने के बाद डीएनए के जो फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जिसको कहा जाता है, वो दो तरह के पैदा होंगे, या तो उसके स्टैगर्ड एंड या स्टिकी एंड्स पर प्रोड्यूस होंगे, या उसके अंदर ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे। अब इसमें से मैं एक थोड़ी सी आपको कंसेप्ट यहाँ से बताता चलूँ। ये रिस्ट्रिक्शन एंड इसमें से प्लेंडोमिक सीक्वेंस है, इसको अच्छी तरह फैमिलराइज कीजिएगा। जैसा ये वर्ड मैडम है, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इसको रीड करेंगे MADAM, फॉरवर्ड रीड किया MADM, तभी मैडम बनता है। जब बैकवर्ड करेंगे MADM, तभी इसमें से बैकवर्ड डायरेक्शन में यही बनता है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे होगा। और डायग्राम से यहाँ किसी को रिप्रेजेंट किया गया, ये देखें, ये इसमें से इसकी एक ओरिएंटेशन हो रही है 910219। इधर से भी रीड करें, देखें फिर भी सीक्वेंस यही बनता है। अब इसमें ये एक सीक्वेंस देखें, ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है। ये इसका इकोआर्गेनाइज कोलाई का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है, जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ है। अब इसमें AATTC यहाँ से देखें, ओके, 5 to 3 डायरेक्शन में आपने इसको पढ़ा, AATTC। अब इसमें से AATT यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें से अब इसको यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें, 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ें, यह आ जाएगा AATT आ जाएगा। तो ये इसकी क्लीवेज साइट्स होगी और ये इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। इसको कट करने के बाद ये दो तरह के एंड प्रोड्यूस होते हैं, एक को हम स्टैगर्ड एंड कहते हैं, एक को हम दूसरे को हम ब्लंट एंड कहते हैं। अब इसमें से ये देखा जाएगा ये एंड कैसे होंगे। स्टैगर्ड एंड को नाम स्टिकी एंड्स का भी दिया जाता है। Staggered cut in which restriction duplex fragments show single standard projected ends called the sticky end। यहाँ से इसको कट किया, कट करने के बाद सिंगल स्टैंड प्रोजेक्ट होगी, इसकी भी सिंगल स्टैंड प्रोजेक्ट होगी। इसका मतलब ये एंड इसके स्टिकी एंड्स कहलाएंगे। यानी कट किया डीएनए के डबल स्टैंड को, दोनों फ्रेगमेंट की लेंथ एक जैसी नहीं होगी। एक जो इसका फ्रेगमेंट होगा, एक स्टैंड होगी, वो थोड़ी सी ओवरहैंग करेगी, दूसरा थोड़ा सा पीछे होगा। इसे दोनों रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के साथ ऐसे ही होगा। यानी ये है ऐसे पीछे इस तरह से होगी, यानी एक एंड आगे की तरफ बढ़ा हुआ होगा, एक तरफ से पीछे हटा हुआ होगा, तो ये स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। और जो ब्लंट एंड होगा वो सेंटर से कट होगा, उसमें दोनों जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स होंगे दोनों की लेंथ एक जैसी होगी, दोनों के कोई भी आगे की तरफ नहीं बढ़ा हुआ होगा। ब्लंट एंड रिजल्टिंग डुप्लेक्स फ्रेगमेंट डू नॉट शो द स्टिकी एंड। ब्लंट एंड का किसी किस्म का स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होता। ये आपके सामने इसको रिप्रेजेंट किया गया, ये इसकी रिकग्निशन साइट है। ये देखें एक स्टैंड आगे की तरफ बढ़ी हुई है, ये भी स्टैंड बढ़ी है, इसका हम कम्प्लीमेंट्री ओवर हैंग्स या स्टिकी एंड्स का नाम दे दिया जाता है। ये भी इसकी रिकग्निशन साइट है। जब इसको एंजाइम कट करेगा सेंटर से, इसमें देखिए किसी की ओवर हैंग्स नहीं है, यूनिफॉर्म इसके एड्स हैं, इसको हम ब्लंट एंड कहेंगे। इसके अंदर किसी किसी रिकम्बिनेंट नहीं हो सकता, इसके अंदर रिकम्बिनेंट का चांस पॉसिबल। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड द रिकग्निशन साइट, ये कुछ एंजाइम्स हैं जिसकी रिकग्निशन साइट भी मेंशन की गई है। अब इसमें से ये एंजाइम के नेम्स हैं, ये सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये रिकग्निशन साइट्स हैं, ये इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। ये BAM-H1, इसके ये कौन से एंजाइम्स हैं, ये कौन सा बैक्टीरियम है, Bacillus amyloliquefensis, लिक्विफेशियंस, Bacillus amyloliquefensis ये बैक्टीरियम है। इसकी रिकग्निशन साइट यहाँ से GATC, इसका देखें GATC, ये इसके जब इसको ये कट करेगा तो इसके स्टिकियंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर हम 103A1 को देखते हैं, ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस से होगा, इसके भी स्टिकियंस प्रोड्यूस होते हैं। अगर EcoR1 को देखा जाए, एस्चेरिचिया कोलाई से ये लिया जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये AATT को कट करेगा, यानी AATT देखें यहाँ से, ये इसका रिस्ट्रिक्शन, इसके भी स्टिकियंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब HIN3 ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया जाता है, इसके स्टिकियंस देखिए AGC, इधर देखिए AGC, इस तरह से AGCT है। अब देखिए इसके स्टिकियंस प्रोड्यूस होते हैं। सम 1 यानी Serratia मार्सिसेंस, ये इसमें देखिए जब इसको कट किया जाएगा, इसका सीक्वेंस तो है लेकिन ये उसको दरमियान से कट कर देगा, इसके ब्लंट एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता।
अब इसमें नेक्स्ट आता है मोलेकुलर कैरियर वेक्टर्स, यानी उसको कैरी कौन करेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए को कैरी कौन करेगा, व्हीकल का काम कौन करेगा। और ये कैरियर जो है इसको वेक्टर भी कहते हैं, व्हीकल भी कहा जाता है। ये यूजुअली स्मॉल सर्कुलर मॉलिकुलर बैक्टीरियल ओरिजिन है, यूजुअली बैक्टीरियल ओरिजिन है, ज़रूरी नहीं बैक्टीरियल, आमतौर पर ये बैक्टीरियल ओरिजिन होते हैं। वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी जिसको चूज़ किया जाएगा फॉर द रिकम्बिनेंट, उसमें से इसकी करेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या हैं और इसके अंदर ओरिजिन रेप्लिकेशन मौजूद हो, एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर मौजूद हो, इसके मल्टीपल क्लोनिक साइट एमसीएस मौजूद हो, और उसमें पोलीलिंकर को कहते हैं मल्टीपल क्लोनिक साइट यानी कंटेनर रिस्ट्रिक्शन साइट, यानी अगर उसकी पोलीलिंकर या क्लोनिक साइट्स हैं उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स और डिफरेंट एंजाइम्स की मौजूद, सिर्फ एक एंजाइम की मौजूद ना हो, ताकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको उस साइट से कट कर सकता है। उस पोलीलिंकर के साइट मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट हो ताकि मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स को कट कर सके। एग्जाम्पल्स भी इसकी मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने इसमें कोड कर देता है किसकी, ये मोलेकुलर कैरियर्स की। प्लाज्मिड्स, इसमें डीएसडीएनए कहा जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है प्लाज्मिड्स। बैक्टीरिया और इन लोअर यूकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट के अंदर भी पाया जाता है, हमारी बुक में जस्ट बैक्टीरिया दिया हो, लेकिन लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। और ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये होस्ट के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होस्ट के अंदर तो डाल दिया उस प्लाज्मिड को, क्या वो उसके साथ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं जो होस्ट के अंदर मौजूद नहीं होते। तो होस्ट को इस वजह से दोनों के एक उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप हो जाता है। ये एक उसमें से लैम्डा फेज है, वो भी वेक्टर के तौर पे काम करता है। जो लैम्डा फेज है इसका जो डीएनए होगा, लैम्डा डीएनए इसको कहा जाता है, ये लीनियर है, डबल स्टैंडर्ड है, इसको फेज डीएनए कहा जाएगा। ये कॉस्मेट्स भी एक्ट करते हैं, कॉस्मेट जो इसमें से लैम्डा, इसमें लैम्डा डीएनए और प्लाज्मिड दोनों के कम्बिनेशन को कॉस्मेट का नाम दिया जाता है, वो भी वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। और ये इसका आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया जाता है वो भी वेक्टर के तौर पे काम करेगा। यहाँ से ये बैक्टीरिया, ये इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है, और ये तादाद में मल्टीपल होते हैं, 400 तक किसी बैक्टीरिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। इसके साथ ये फेज डीएनए या लैम्डा फेज है, ये देखें, ये इसकी एक शेप होती है, इसके टेल फाइबर्स हैं, इसका डीएनए भी वेक्टर के तौर पे काम करता है। अब इसमें से जो वेक्टर को यूज़ किया जाता है, जो प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है, ये प्लाज्मिड मैप दिया गया, इसके अंदर ये सारे सेगमेंट होने चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके अंदर होना चाहिए, और इसमें से इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ये इसका प्रोमोटर साइट होना चाहिए, ये इसमें इंसर्शन जीन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ये सारे करेक्टरिस्टिक किसी प्लाज्मिड के अगर हैं तो उसको सिलेक्ट किया जाता है, वरना उस प्लाज्मिड को सिलेक्ट नहीं किया जाता जिसमें ये सारे कॉन्टेंट्स मौजूद नहीं होंगे। अब इसमें प्लाज्मिड जो हैं, जो हमारी बुक्स में मेंशन है, थे बहुत सारे प्लाज्मिड्स हैं। सबसे पहले जो प्लाज्मिड डिस्कवर किया गया, एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि एक इंटेस्टिनल ह्यूमन इंटेस्टिनल बैक्टीरियम है, उसकी सेक्स लाइफ को डिस्कवर करते हुए उसकी सेक्स लाइफ को स्टडी की जा रही थी, तब ये प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ था, एस्चेरिचिया कोलाई, जो ह्यूमन के इंटेस्टिनल बैक्टीरियम है। 2 वेल नोन प्लाज्मिड्स हैं जिसे obtain किया। वन प्लाज्मिड है PSC101, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, SC स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ 101 स्टैंड फॉर द कैटलॉग नंबर, S हर्बर्ट बोयर एंड द स्टैनले नॉर्मन कोहन। स्टैनले नॉर्मन कोहन उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, स्टैनले कोहन ने। तो स्टैनले कोहन के नेम के ऊपर इसका नाम PSC रखा गया, 101 कैटलॉग नंबर है। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है जिसको टेट्रासाइक्लिन को या रेजिस्ट करने वाला जीन इसके अंदर मौजूद होगा। PBr322, ये इसको सिंथेसाइज किया गया था, इसका नेम P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, BR ब्लूइवर एंड रोरिंग्यूस, 322 इसका कैटलॉग नंबर है। इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेसिकली जीन्स पाए जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन के इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज़ द PBr322। इसमें देखिए 4.36 किलो बेस पेयर्स पाए जाते हैं, ये इसमें से ये बेस पेयर्स हैं। और वो प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है जिस प्लाज्मिड का साइज़ छोटा हो, ताकि उसके अपटेक ऑफ द होस्ट ईजी हो जाए। अगर प्लाज्मिड का साइज़ बड़ा होगा उसकी अपटेक उसमें से डिफ़िकल्ट हो जाएगी, जिस वजह से
बड़े साइज़ वाला एक्सेप्टेबल प्लाज्मिड नहीं होता। ये उसकी डिफरेंट साइट्स हैं, ये डिफरेंट एंजाइम्स, ये EcoR1 के लिए रिसेप्शन साइट है, HIND3 के लिए है, BOMH1 के लिए है, ये XM3 के लिए है। ये देखें, ये इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और इसमें से ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इनके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन साइट एग्जिस्ट कर सकती हैं। और ये PSC 101 है, देखें 5409 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ये नेचुरल है, ये सेंथिसाइज है, इसके बेस पर कम है, इसके बेस पर ज़्यादा है। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन 1 है, इसके अंदर 2 पाए जाते हैं। ये प्रेफरेबल है, ये लेस प्रेफरेबल है। और ये इसमें से हमने इसके ये प्रोमोटर साइट है, यहाँ से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी पाया जाता है। अब इसमें से जो टेक्निक हम अडॉप्ट करते हैं, जीनोमिक DNA फ्रेगमेंट्स हैं। अब इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है, मोलेकुलर कैरियर या मोलेकुलर ग्लू की हम डिस्कस करते हैं कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट कर लिया, इधर से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट कर लिया। दोनों पीसेस को आपस में बाइंड करना है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाना है, ग्लू का काम करना है, वो DNA लाइगेज काम करेगा। ये दोनों के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाएगा। अब इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इसमें कोई एंजाइम के तौर इसमें कोफैक्टर के तौर पर यूज़ करने वाला मैग्नीशियम कोफैक्टर के तौर यूज़ होता है और ATP को एज कोफैक्टर ये यूटिलाइज करता है DNA लाइगेज एंजाइम्स। यहाँ से देखें, ये जीनोमिक फ्रेगमेंट्स है और ये वेक्टर DNA है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ से देखें AATT, ये फास्फेट मोनोफास्फेट अटैच है, यहाँ से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है। और यहाँ से देखें इसमें के साथ कौन सा इसका कंप्लीमेंट्री होगा, इसके साथ देखें ये भी इसका फास्फेट AATT और यहाँ से OH है। इसका मतलब इसकी साइड इसके साथ कंपेटिबल है, दिस इज द इनकी एक साइड है, बाकी इसके साथ कोई कंपेटिबल नहीं है क्योंकि इनका प्लेंटोमिक सीक्वेंस सेम है। प्लस इसमें कंप्लीमेंट्री एंड बेस पेयर आपस में कंबाइन होंगे, ये देखा दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ये फास्फेट हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। इसमें से अनपेयर्ड जीनोम फ्रेगमेंट B एंड C है, ये B एंड C अनपेयर्ड, अब इसके साथ फ्रेगमेंट नहीं बना पाएंगे। इसमें T4 DNA लाइगेज यानी ऐसा DNA लाइगेज है, या T4 बैक्टीरियोफेज से लिया गया, 2 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पर यूटिलाइज हुए। तो इस तरह से ये एक लाइगेज ने इन दोनों फ्रेगमेंट के दरमियान यानी होस्ट के दरमियान, वेक्टर DNA के दरमियान और जीनोमिक फ्रेगमेंट DNA के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया। इस तरह से ये इन दिस फॉर्म ऑफ द DNA इज कॉल्ड द रिकम्बिनेंट DNA। ये रिकम्बिनेंट DNA कहलाएगा। अब इसके लिए चाहिए बेसिकली एक्सप्रेशन सिस्टम। ये एक्सप्रेशन सिस्टम कौन सा है? एक्सप्रेशन सिस्टम जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, दिस इज द एक्सप्रेशन सिस्टम रिकम्बिनेंट DNA के लिए सूटेबल ऑर्गेनिज्म या सूटेबल होस्ट चाहिए। होस्ट फॉर द रिकम्बिनेंट और वेक्टर टू एक्सप्रेस, यानी उसमें से ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इसी रिकम्बिनेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ताकि उसके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इससे दैट्स वाई इसमें चाहिए होस्ट फॉर रिकम्बिनेंट वेक्टर टू बी एक्सप्रेस। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एक्सप्रेस सिस्टम डिपेंड्स टाइप ऑफ द वेक्टर, कि कौन सा वेक्टर है, किस किस्म के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं, क्या उसका साइज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम की जो है, शॉर्ट जनरेशन टाइम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सिंप्लिसिटी ऑफ इस जेनेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो ये तो दोनों चीज़ें जो पाई जाती हैं ये आम तौर पर बैक्टीरियल सेल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो दैट्स वाई बैक्टीरियल सेल इज द आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम फॉर द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, ताकि उसके अंदर ये इजीली रिकम्बाइन करके एक्सप्रेस भी कर सके। इसमें से दिया हुआ है, दिस इज द ये एक एक्सप्रेशन सिस्टम है, ये बैक्टीरियल सिस्टम जहाँ पर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो उसको ज़रूर आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इसका मैकेनिज्म क्या है। थैंक यू वेरी मच।